हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपको 11वीं क्लास का बहुत ही मुख्य टॉपिक नागरिकता करवाऊंगी। नागरिकता क्या होती है, यह कितने प्रकार की होती है, इसे प्राप्त करने के क्या क्या तरीके हैं और इसके खोने के क्या क्या कारण हैं आदि मैं आपको समझाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। तो चलिए मेरी वीडियो की तरफ। तो आज हम आपको करवाने जा रहे हैं क्लास 11वीं का छठा लेसन नागरिकता। बात आती है कि नागरिकता क्या है। अगर हम शाब्दिक अर्थों में बात करें तो नगर में रहने वाले को हम क्या कहते हैं, नागरिक कहते हैं। और उसकी जो पूर्ण सदस्यता उसको मिलती है, उसको जो अधिकार मिलते हैं उसको क्या कहते हैं, नागरिकता। तो नागरिकता क्या है, किसी राज्य या देश की पूर्ण सदस्यता ही नागरिकता कहलाती है। अब आपको होगी जी पूर्ण सदस्यता क्या होती है। पूर्ण सदस्यता से तात्पर्य है कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं, मतलब जो राज्य है या देश है वो अपने नागरिकों को कुछ अधिकार देता है तो उस व्यक्ति को वो अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। वह व्यक्ति उस राज्य के प्रति कुछ उत्तरदायित्व रखता है, मतलब यही नहीं कि वो अधिकार रखता है, उसे जो है उस राज्य के प्रति जो है अपने कुछ उत्तरदायित्व निभाने पड़ते हैं। अगला है नागरिकों को सामूहिक पहचान प्रदान की जाती है। जिस देश की उसके पास नागरिकता है उसकी उसे सामूहिक पहचान मिलती है। कैसे मिलती है, जैसे अगर आप भारत के अंदर पैदा हुए हो और वहाँ पे जो है आपको जन्मजात नागरिकता मिल जाती है तो आप क्या कहलाते हैं, भारतीय कहलाते हैं। अब ये आता है कि नागरिक अधिकारों की प्राप्ति कैसे हुई। तो इसके लिए सभी देशों में एक लंबा संघर्ष चला। फ्रांस के अंदर जो है 1789 की क्रांति हुई, उसके बाद अधिकार मिले। दक्षिण अफ्रीका में भी आप सभी जानते हो रंग भेद की नीति थी, तो उसको समाप्त करने के लिए और समान रूप से सभी को नागरिकता प्राप्त करने के लिए एक लंबा संघर्ष करना पड़ा। भारत में भी जो है ये स्वतंत्रता के बाद जो है नागरिकों को अधिकार मिले हैं, तो इसके बाद ही उन्हें नागरिकता की प्राप्ति हुई। उसके बाद आती है राष्ट्रीयता। कई बार क्या होता है कि नागरिकता और राष्ट्रीयता को समान समझ लिया जाता है कि जो नागरिकता है वो राष्ट्रीयता ही है, लेकिन राष्ट्रीयता अलग है और नागरिकता अलग है। राष्ट्रीयता क्या होती है, किसी व्यक्ति के जन्म के साथ ही उस देश की पहचान राष्ट्रीयता कहलाती है। मतलब जन्म के साथ ही जो है उसको एक पहचान मिल जाती है और उस पहचान को क्या कहते हैं, राष्ट्रीयता कहते हैं। पहचान कैसे, जैसे भारत में जन्म लिया तो क्या कहलाएंगे, भारतीय हैं। जापान में लिया तो जापानी है, नेपाल में लिया तो नेपाली है। मतलब उनके अंदर जो है एक सामूहिक पहचान जो है वो उनको मिल जाती है, तो ये क्या है, राष्ट्रीयता। तो आइए अब जान लेते हैं कि नागरिकता और राष्ट्रीयता में अंतर क्या है। तो जो नागरिकता है वो किसी देश की नागरिकता कानूनी औपचारिकता के बाद उस देश की सरकार देती है। क्या है कि अगर व्यक्ति किसी देश में जन्म लेता है तो वहाँ की नागरिकता उसे जन्मजात मिल जाती है, लेकिन अगर वो किसी दूसरे देश की नागरिकता लेना चाहता है तो उस देश की जो सरकार है वो कुछ कानूनी औपचारिकता पूरी करवाने के बाद वहाँ पर उसे नागरिकता देती है। जबकि राष्ट्रीयता क्या है कि राष्ट्रीयता जो है व्यक्ति के जन्म के साथ ही उसे मिल जाती है और उससे ये पता लगता है कि वह किस मूल का व्यक्ति है, मतलब किस देश का व्यक्ति है। दूसरा क्या है, नागरिकता कानूनी औपचारिकता पूरी करने पर मिलती है। नागरिकता किसी देश के द्वारा जो जो औपचारिकताएं अपने देश में रखी जाती हैं उनको पूरी करने के बाद ही मिलती है। जबकि राष्ट्रीयता क्या है कि जन्म के साथ ही मिल जाती है। तीसरा क्या है कि नागरिकता हमें जन्म, विरासत एवं विवाह द्वारा प्राप्त होती है, जबकि राष्ट्रीयता हमें क्या है, जन्म और विरासत से प्राप्त होती है, ये विवाह के द्वारा हमें प्राप्त नहीं हो सकती। जैसे तीसरे में हम एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे श्री राजीव गांधी जी की पत्नी है सोनिया गांधी, तो उसका क्या है कि उसने भारतीय मूल के व्यक्ति के साथ विवाह किया तो उसे वहाँ की, कहाँ की, भारत की नागरिकता उसे प्राप्त हो गई, तो उसे नागरिकता प्राप्त हो सकती है। लेकिन अब भी जो है उसका मूल जो है भारत नहीं है, राष्ट्रीयता उसके पास भारत की नहीं है। नागरिकता एक से अधिक देशों की हो सकती है, मतलब क्या है कि नागरिकता हम एक से अधिक देशों की प्राप्त कर सकते हैं, जबकि राष्ट्रीयता हमें जन्म के साथ ही जिस देश की मिलती है वही हमारे पास रहती है। नागरिकता को छीना जा सकता है, मतलब छीना भी जा सकता है या हम बदल भी सकते हैं, दूसरा पॉइंट है। लेकिन राष्ट्रीयता के साथ ऐसा नहीं है, उसे ना छीना जा सकता है ना उसे बदला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल कमला हैरिस, इसमें आप देखिए जो कमला है इसकी माँ भारत की थी और उसने एक अमेरिकी से शादी की, ठीक है, तो इसके नाम के साथ क्या जुड़ा, हैरिस जुड़ा, तो इसको क्या है कि ये भारतीय मूल की कहलाएगी, ठीक है। इसकी जो राष्ट्रीयता है वो क्या है, भारतीय मूल, लेकिन नागरिकता इसको कहाँ की मिली हुई है,
अमेरिका की, जबकि ये खुद भी अमेरिका में ही पैदा हुई थी, लेकिन ये भारतीय मूल की कहलाती है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, कल्पना चावला, इसका जन्म भारत में हुआ था। कहाँ हुआ था? करनाल, हरियाणा के अंदर हुआ था। तो इसकी राष्ट्रीयता क्या हुई? भारत हुई, लेकिन इसने नागरिकता कहाँ की ले रखी थी? अमेरिका की। ठीक है, अब तक हमने पढ़ा राष्ट्रीयता और नागरिकता में क्या अंतर है, और अब हम पढ़ लेते हैं कि नागरिक और विदेशी में क्या अंतर है। क्या है कि नागरिक जो है उस देश के स्थायी निवासी होते हैं, जबकि विदेशी क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। वो कुछ समय के लिए आते हैं और फिर वापस अपने देश चले जाते हैं। इनको सभी राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, जो वोट डालने का है, चुनाव में खड़ा होने का है, समुदाय बनाने का, वो सभी राजनीतिक अधिकार जो है नागरिक को प्राप्त होते हैं। जबकि विदेशी को ये अधिकार प्राप्त नहीं होते, इनको केवल सामाजिक अधिकार प्राप्त होते हैं। अगला है, इन्हें राज्य के सभी कर्तव्यों को पूरा करना अनिवार्य है। मतलब क्या है कि राज्य ने अधिकार दिए हैं तो कुछ कर्तव्य भी दिए हैं, और जो नागरिक होते हैं उनको सभी कर्तव्यों को पूरा करना अनिवार्य होता है, जबकि विदेशियों को जो है ये कर्तव्य निभाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। उसके बाद होता है, इन्हें राज्य में घूमने फिरने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। जो उस देश का नागरिक है वो अपने देश के अंदर कहीं भी घूम फिर सकता है, निवास कर सकता है, नौकरी कर सकता है, लेकिन विदेशियों को ये जो है सुविधाएं प्राप्त नहीं होती। उन्हें एक निश्चित समय सीमा के अंदर जो है अपने देश में जाना पड़ता है। अब पढ़ लेते हैं कि नागरिकता कितने प्रकार की होती है। तो जो नागरिकता है वो 4 प्रकार की होती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जन्मजात नागरिकता। ये क्या होती है? ये वह नागरिकता होती है जो किसी व्यक्ति को राज्य या देश में जन्म के साथ ही प्राप्त हो जाती है। कहने का मतलब क्या है कि जो व्यक्ति जिस देश में जन्म लेता है उसको वहाँ की जन्मजात नागरिकता प्राप्त हो जाती है। दूसरी है राज्य प्रदत्त नागरिकता। जब किसी व्यक्ति को विशेष परिस्थितियों में किसी राज्य द्वारा प्रदान की जाती है उसे हम राज्य प्रदत्त नागरिकता कहते हैं। प्रदत्त का क्या मतलब होता है? प्रदान करना, यानी राज्य द्वारा प्रदान नागरिकता। अगला है एकेरी नागरिकता। एकेरी का क्या मतलब है कि यह नागरिकता जो कोई देश अपने नागरिकों को प्रदान करता है, मतलब जिस भी देश में हम पैदा होते हैं उसको वहाँ की नागरिकता मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर एकेरी नागरिकता से तात्पर्य है कि एक ही नागरिकता। जैसे भारत में ये नहीं है कि हरियाणा की अलग से नागरिकता मिले, राजस्थान की अलग से मिले। यहाँ पर एक ही नागरिकता, वो किसकी है? भारत की, यानी हम भारतीय हैं। आगे है दोहरी नागरिकता। दोहरी का क्या मतलब है कि 2 नागरिकताएं, एक ही देश के अंदर एक व्यक्ति को 2 नागरिकता मिले। कौन सी 2? देश की अलग से मिले और प्रांत की नागरिकता अलग से मिले, तो उसको कहते हैं हम दोहरी नागरिकता। देखिए, जब किसी व्यक्ति को देश और प्रांत की नागरिकता प्राप्त हो उसे दोहरी नागरिकता कहते हैं। जैसे अमेरिका और फ्रांस। अमेरिका और फ्रांस के अंदर क्या है कि व्यक्ति को दोहरी नागरिकता प्राप्त है। अमेरिका के अंदर जैसे प्रांत है कैलिफोर्निया, वहाँ की अलग नागरिकता है और अमेरिका की अलग से नागरिकता है। इस प्रकार वहाँ पे क्या है? दोहरी नागरिकता। तो आगे हम पढ़ते हैं नागरिकता प्राप्त करने के तरीके या उपाय। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जन्मजात नागरिकता। इसमें किसी बच्चे की नागरिकता अपने माता पिता की नागरिकता पर निर्भर करती है। कहने का क्या मतलब है कि जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उसको ये देखा जाता है कि उसके जो पेरेंट्स हैं, माँ बाप, वो किस देश के हैं, और उसे भी उन्हीं के आधार पर नागरिकता प्राप्त हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये भारत के नागरिक हैं और इन्होंने जो है बच्चे को जन्म दिया इंग्लैंड के अंदर, ठीक है, लेकिन बच्चे को नागरिकता कहाँ की मिलेगी? भारत की ही मिलेगी। दूसरा है भूमि सिद्धांत की नागरिकता। इसमें क्या है, नाम से पता लग रहा है कि भूमि के आधार पर नागरिकता प्राप्त होती है। इसके अनुसार बच्चे की नागरिकता उसी देश की होगी जिस भूमि पर बच्चे ने जन्म लिया है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये भारत के नागरिक हैं और उनके बच्चे का जो जन्म है वो कहाँ होता है? जापान में होता है। तो बच्चे को कहाँ की नागरिकता मिलेगी? जापान की नागरिकता मिलेगी। यहाँ पर क्या है? भूमि के आधार पर नागरिकता दी जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन से देश में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त होती है। देखिए, जन्मजात जो नागरिकता है वो भारत में मिलती है, जर्मनी में, स्वीडन में और स्विट्जरलैंड में मिलती है। जबकि भूमि जो सिद्धांत है, भूमि के आधार पर जो नागरिकता है वो जापान में और अर्जेंटीना में मिलती है। और कई देश में क्या है कि वहाँ पे दोनों सिद्धांत अपनाए जाते हैं। कौन से देश? इंग्लैंड, अमेरिका और फ्रांस। इन तीनों देशों में क्या है कि जन्म के आधार पर भी नागरिकता मिलती है और भूमि सिद्धांत के आधार पर भी नागरिकता मिलती है।
अगला है सरकारी नौकरी। कई देशों में यह नियम है कि अगर कोई विदेशी वहाँ सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेता है तो उसे वहाँ की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। जैसे इंग्लैंड में ये नियम है कि अगर कोई विदेशी मतलब किसी भी देश का जो व्यक्ति है, अगर वो इंग्लैंड में नौकरी प्राप्त कर लेता है तो उसको वहाँ की नागरिकता अपने आप ही प्राप्त हो जाती है। अगला है दीर्घ निवास। दीर्घ क्या होता है? लंबा, निवास रहना। जब कोई व्यक्ति किसी देश के अंदर बहुत लंबे समय तक रह लेता है तो उसे वहाँ की नागरिकता मिल जाती है। देखिए, कई देशों में यह नियम है कि अगर कोई विदेशी वहाँ निश्चित समय तक उस देश में रह ले तो उसे वहाँ की नागरिकता मिल जाती है। इसके लिए सभी देशों की अलग अलग समयावधि है। जैसे भारत, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान और हंगरी में ये 5 साल की है। मतलब अगर कोई विदेशी इन देशों में 5 साल तक रह लेता है तो उसे वहाँ की नागरिकता मिल जाती है। जबकि स्विट्जरलैंड, मेक्सिको और अर्जेंटीना में क्या है, यह अवधि 2 वर्ष की है। इन देशों में अगर व्यक्ति 2 वर्ष तक रह लेता है तो यहाँ की नागरिकता उसे मिल जाती है। और स्वीडन में यही अवधि कितने वर्ष की है? 3 वर्ष की है। अगला है संपत्ति खरीदना। कई देशों में यह भी नियम है कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति यानी विदेशी व्यक्ति इन देशों में आके संपत्ति खरीद लेता है तो उसे वहाँ की नागरिकता मिल जाती है। कौन कौन से देशों में? पेरू, ब्राज़ील और मैक्सिको। उसके आगे है भूमि विस्तार यानी भूमि को आगे बढ़ाना। मान लो भारत है और भारत किसी भूभाग को अपने में शामिल करता है तो उस भूभाग के व्यक्तियों को स्वतः ही भारत की नागरिकता मिल जाती है। जैसे गोवा है, दमन है, पांडिचेरी है। पहले भारत के भूभाग नहीं थे लेकिन फिर भारत ने इनको अपने में मिला लिया तो इनके लोगों को स्वतः ही क्या है कि यहाँ की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। अगला है गोद लेना। जब किसी देश का नागरिक विदेशी बालक को गोद ले लेता है तो उस बालक को उस देश की नागरिकता मिल जाती है जिस देश के नागरिक ने उसे गोद लिया है। कहने का क्या मतलब है कि मान लो भारत का नागरिक है और वो किसी अमेरिकी बच्चे को गोद ले लेता है तो उस बच्चे को स्वतः ही भारत की नागरिकता मिल जाएगी। इसके बाद आता है 8वां विवाह। विवाह के माध्यम से भी हम नागरिकता प्राप्त करते हैं। कैसे? यदि एक देश की महिला दूसरे देश के पुरुष से विवाह कर लेती है तो उस महिला को पुरुष वाले देश की नागरिकता मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भारत की महिला है और वो अमेरिका के किसी व्यक्ति से शादी कर लेती है तो उसे अमेरिका की जो नागरिकता है वो स्वतः मिल जाती है। जैसे कल्पना चावला थी, उसने क्या किया कि अमेरिका के जो व्यक्ति है उससे शादी कर ली तो उसे अमेरिका की नागरिकता स्वतः मिल गई थी। उसके बाद आता है विद्वान पुरुषों को। इसमें क्या होता है कि जो विद्वान पुरुष होते हैं उनको कुछ विशेष सुविधाएं दी जाती है नागरिकता प्राप्त करने में। जैसे फ्रांस के अंदर अगर नॉर्मल व्यक्ति है, साधारणतः व्यक्ति है, तो उसे वहाँ पर 10 साल तक रहना पड़ेगा, फिर उस देश की नागरिकता उसे मिलेगी। लेकिन अगर कोई विद्वान है तो उसे फ्रांस में केवल 1 वर्ष ही रहना पड़ेगा और 1 वर्ष बाद उसे नागरिकता मिल जाती है। अब आते हैं नागरिकता की समाप्ति के उपाय। क्या होता है कि लंबे समय तक अनुपस्थिति, ये क्या होती है कि अगर कोई नागरिक अपने देश से बहुत लंबे समय तक गायब रहता है तो उस देश की नागरिकता जो है स्वतः ही समाप्त हो जाती है। देखिए, कई देशों में नियम है कि वहाँ का नागरिक अगर लंबे समय तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। जैसे फ्रांस में अगर कोई व्यक्ति वहाँ का नागरिक 10 वर्ष तक गायब रहता है तो उस फ्रांस के अंदर उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अगला है विवाह। जब कोई महिला दूसरे देश के पुरुष से शादी कर लेती है तो उसकी उसके देश से नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। जैसे जो श्रीमती सोनिया गांधी है वो इटली की है और उन्होंने भारत के व्यक्ति श्री राजीव गांधी से शादी की तो उसकी जो नागरिकता है वो भारत की हो गई थी और इटली से उसकी समाप्त कर दी गई थी। तीसरा है विदेश में सरकारी नौकरी। यदि एक देश का नागरिक अपने देश की आज्ञा प्राप्त किए बिना दूसरे देश में सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेता है तो उसे अपने देश की नागरिकता छोड़नी पड़ती है क्योंकि उसे उस देश की नागरिकता मिल जाती है। अब आगे पढ़ते हैं। चौथा पॉइंट, गोद लेना। जब किसी बच्चे को कोई विदेशी गोद ले लेता है तो बच्चे के अपने देश की नागरिकता समाप्त हो जाती है। कहने का क्या मतलब है कि मान लो बच्चा भारत का है और कोई फ्रांस का विदेशी उसे गोद ले लेता है तो उसकी भारत की जो नागरिकता है वो स्वतः ही समाप्त हो जाती है। अगला है दोहरी नागरिकता। कई बार क्या होता है कि बच्चे के माँ बाप अलग अलग देश के होते हैं तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसे दोनों ही देशों की नागरिकता जन्म सिद्धांत के आधार पर प्राप्त हो जाती है। लेकिन जब वो वयस्क हो जाता है
वयस्क मतलब 18 वर्ष का हो जाता है तो उसे उसके बाद किसी एक देश की नागरिकता चुननी पड़ती है और दूसरे देश की नागरिकता जो है वह स्वतः ही समाप्त हो जाती है। उसके बाद आता है स्वेच्छा से। स्वेच्छा क्या होती है? अपनी इच्छा से। कई देशों में नागरिकों को जो है ये अधिकार दिया गया है कि वो अपनी इच्छा से जो है अपनी नागरिकता समाप्त कर सकते हैं और किसी भी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। 7वां पॉइंट है देशद्रोही, अपराधी और भगोड़ों की नागरिकता देश स्वयं समाप्त कर देता है। कई बार व्यक्ति जो है ऐसे गलत काम कर देते हैं कि वो देशद्रोही साबित हो जाते हैं या फिर वो अपराधी साबित हो जाते हैं या फिर वो भगोड़े जैसे नीरव मोदी वगैरह जैसे व्यक्ति हैं जो देश छोड़ के भाग जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों की जो नागरिकता है वो देश स्वयं ही समाप्त कर देता है। 8वें नंबर पे आता है विदेशों में संपत्ति खरीदने पर। मैंने आपको बताया था कि नागरिकता प्राप्त करने के तरीके में कि कई देश ऐसे हैं जहां संपत्ति खरीद लो तो वहां की नागरिकता मिल जाती है, तो उसे अपने देश की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। इसमें मैंने आपको बताया था कि पेरू और मेक्सिको देश ऐसे हैं जहाँ पर संपत्ति खरीदने पर वहाँ की नागरिकता मिल जाती है। उसके बाद 9वें नंबर पे है दूसरे प्रदेशों द्वारा विजय हासिल करने पर। मान लो कोई देश है और वहाँ पे दूसरे देश ने कब्जा कर लिया है तो जो वहाँ के नागरिक है उनकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी और जिस देश ने उस पर कब्जा किया है वहाँ की नागरिकता उन लोगों को प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद आता है 10वें नंबर पर न्यायपालिका के निर्णय पर भी नागरिकता समाप्त हो जाती है। कई बार कई व्यक्ति ऐसे अपराध कर देते हैं कि न्यायपालिका स्वयं निर्णय सुनाती है कि उनकी जो नागरिकता है वो समाप्त कर दी जाए, तो उसके अनुसार भी जो है नागरिकता समाप्त हो जाती है। आगे हम पढ़ते हैं आदर्श नागरिक के गुण या विशेषताएं। सबसे पहला है शिक्षा। प्रत्येक नागरिक को क्या है? शिक्षित होना चाहिए ताकि वो अपने विकास के साथ साथ देश हित में भी अपना योगदान दे सके, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति ही देश हित के बारे में सोच सकता है। दूसरा है संविधान का सम्मान। प्रत्येक देश का जो है अपना अपना संविधान है और अगर उसे अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाना है और देश हित में अपना योगदान देना है तो उसे संविधान का सम्मान करना चाहिए। तीसरा राष्ट्रभक्त। क्या होता है कि हर नागरिक को जो है देश के प्रति वफादार होना चाहिए। अगर वो राष्ट्रभक्त होगा तभी वो देश हित में अपना योगदान दे सकता है। अगला है मताधिकार का प्रयोग। क्या है कि देश किससे चलता है? देश की एक सरकार होती है जो देश को चलाती है। सरकार बनाने के लिए क्या चाहिए? हमें बहुमत चाहिए। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। जितनी ज़्यादा वोट आएंगी उतना ही हमें पता लगेगा कि कौन सा व्यक्ति सही है और कौन सा गलत है। सही वोटों के आधार पर ही हम सरकार बनाते हैं और सही सरकार ही देश को जो है विकास की तरफ ले जाती है। तो इससे अगला है देश के विकास में योगदान। क्या है कि अगर व्यक्ति कुछ भी नहीं करता, बेरोजगार होता है, तो कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर, तो वो अपने बारे में भी नहीं सोच सकता। इसलिए देश के विकास में हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें शिक्षित होना चाहिए और फिर हमें कोई रोजगार करना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारा जो जीवन स्तर है वो भी ऊंचा उठेगा और हम देश के विकास में अपना योगदान दे सकेंगे। अगला है छठा, हिंसक गतिविधियों में भाग ना लेना। सबसे बड़ी बात यही है कि हमें जो है हिंसक गतिविधियों में भाग नहीं लेना चाहिए। इससे क्या होता है, जो सार्वजनिक संपत्ति होती है वो भी नष्ट होती है और साथ साथ हम देश के प्रति जो है अपने कर्तव्यों का पालन भी नहीं करते हैं। अगला है सादा जीवन उच्च विचार। प्रत्येक नागरिक के अंदर ये गुण अवश्य होना चाहिए कि उसे अपना जीवन जो है वो सादा रखना चाहिए और विचार जो है उसे उच्च रखने चाहिए। उच्च विचारों से मतलब है कि उसे देश के प्रति सोचना चाहिए और देशभक्त होना चाहिए और नैतिक गुणों से भरपूर होना चाहिए। अगला है आत्मनिर्भर। प्रत्येक नागरिक को जो है आत्मनिर्भर होना चाहिए। अगर वो आत्मनिर्भर होगा तभी वो जो है अपने बारे में सोच सकेगा और जब उसकी खुद की बुनियादी जो ज़रूरतें वो पूरी होंगी तभी वो देश के बारे में सोच सकता है। अगला है कर्तव्यनिष्ठ। हर देश ने अपने नागरिक को अधिकार दिए हैं, अधिकारों के साथ साथ उसे कुछ कर्तव्य भी दिए हैं। तो प्रत्येक नागरिक, जिसे हम आदर्श नागरिक कहते हैं, उन्हें अपने कर्तव्यों का निर्वहन सुचारू रूप से करना चाहिए। अगला है जागरूक। कोई भी व्यक्ति देश के बारे में तभी सोच सकता है जब वो जागरूक होगा। तो व्यक्ति को अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों के बारे में भी जागरूक रहना चाहिए। अगला है सार्वजनिक संपत्ति की देखभाल। हर आदर्श नागरिक को जो है देश की संपत्ति की देखभाल करनी चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए। जितनी सार्वजनिक संपत्ति को हम नुकसान पहुंचाएंगे वो हमें ही टैक्स के रूप में भरनी पड़ेगी। तो इससे क्या होगा कि देश का भी अहित होगा और हमारा भी नुकसान होगा। इसलिए हमें सार्वजनिक संपत्ति की देखभाल करनी चाहिए। नेक्स्ट है आधुनिक तकनीक का ज्ञान। आज के समाज में क्या है कि नई नई तकनीकें आ रही हैं, जैसे इंटरनेट से ही आप लगा लो, हर चीज़ जो है ऑनलाइन हो रही है, हर काम जो है इंटरनेट से हो रहे हैं। तो हर आदर्श नागरिक को उसका ज्ञान होना चाहिए ताकि कोई भी उन्हें बेवकूफ़ ना बना सके। तो आगे हम पढ़ते हैं वैश्विक नागरिकता। जो वैश्विक नागरिकता है नाम से ही परिचित है कि पूरे विश्व की एक नागरिकता का
होना। ये जो विचार थे ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने दिए थे। उनका क्या विचार था कि पूरे विश्व के अंदर एक ही सरकार हो और नागरिकता भी अलग अलग देशों की ना होकर पूरे विश्व की एक ही हो, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के पास वैश्विक नागरिकता हो। कहने का क्या मतलब है कि जितने राष्ट्र हैं उनकी उतनी ही नागरिकता है, अलग अलग देशों की अलग अलग नागरिकता ना होकर पूरे विश्व की एक नागरिकता होनी चाहिए। परंतु यह संभव नहीं है, क्योंकि यह सरकार किस देश की हो, नागरिकता कौन प्रदान करेगा, यह केवल एक कल्पना मात्र है। ये संभव ही नहीं है कि पूरे विश्व की एक नागरिकता हो। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि इतने देश हैं, उन सभी देशों की किसकी सरकार है जो पूरे विश्व को चलाएगी, या कौन ऐसा देश होगा जो लोगों को नागरिकता प्रदान करेगा? यह संभव हो ही नहीं सकता। तो यह एक कल्पना मात्र है, क्योंकि प्रत्येक देश का अपना भूभाग है, शासन व्यवस्था है और सेना है, और सभी जो है अपने तरीके से अपना देश चला रहे हैं। एक बार प्रश्न उठा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है यह कार्य कर सकता है, लेकिन वो संभव नहीं है, क्योंकि सभी देश जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर सम्मिलित नहीं है और सभी देशों की अपनी अपनी विचारधाराएं हैं। तो यह एक कल्पना बन के रह गया है। इसके आगे है, यह केवल इतना ही संभव हो सकता है कि हमें हर देश की घटनाओं की जानकारी इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त हो जाती है, तो हम प्राकृतिक आपदा या अन्य संकट में एक दूसरे की सहायता करें। ये कहता है कि बस इतना ही संभव हो सकता है इस चीज़ में कि हर देश में क्या है कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग घटनाएं होती हैं, कई प्राकृतिक आपदा के शिकार हो जाते हैं, कईयों पे अन्य संकट आ जाते हैं। तो ऐसे समय में एक देश दूसरे देश की जो है सहायता करके जो है अपना कर्तव्य निभा सकता है। तो ये संभव है। जो ये वैश्विक नागरिकता का जो एक विचार है ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने दिया था, लेकिन ये कल्पना बन के रह गया है। लेकिन इतना हो सकता है कि सभी देश एक दूसरे की मदद करें, मिलके जो है देशों में क्या करें, विकास करें, ताकि विश्व का विकास संभव हो सके और जो युद्धों का संकट है वो टल सके। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।